तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन तो होता है, साथ में उनमें एक और लेयर होती है, सेल वॉल होती है उनके पास। ठीक है, तो इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन plant cells have another rigid outer covering. रिजिड का मतलब क्या होता है? बहुत हार्ड। ठीक है, तो हार्ड उनके पास एक लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल। ठीक है, सेलुलोज का काम क्या होता है? अच्छा, जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और सेल्यूलोज एक बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको मजबूती मिलती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मजबूती मिलती है, वो खड़े हो सकते हैं अपने आप से। When a living plant loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of contents of the cell away from the cell wall. This is called plasmolysis. तो ये टर्म है प्लाज्मोलिसिस। इसका मतलब क्या है? हमने पहले पढ़ा था कि एक सेल होता है, उसे अगर आप सोल्यूशन में रखो और वो अपना वाटर लूज करे तो वो श्रिंक करता है। तो वो क्या होता है, जो हमारी सेल वॉल होती है ना, जैसे अगर ये सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन से वो श्रिंक करता है, सेल वॉल के साइज में ज्यादा चेंज नहीं आता। तो सेल मेम्ब्रेन और सारा सेल का जो है वो सेल वॉल से दूर चला जाता है, अंदर की तरफ श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। अच्छा, अभी सेल वॉल ही चल रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो लिखी है कि जो ऑस्मोसिस होता है, खाली वो लिविंग सेल्स ही कर सकते हैं, ऑस्मोसिस डेड सेल्स नहीं कर सकते। ठीक है, सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट। अब क्या होता है, अगर सोचो जैसे जो प्लांट्स है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पानी हो गया, तो अगर सेल वॉल नहीं होगी तो क्या होगा, सेल फट जाएगा, इतना पानी भर जाएगा उसमें कि वो फट जाएगा। तो उसे फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम नहीं करते, मतलब उनके पास सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको ज्यादा बर्स्ट नहीं होने देती। तो सेल अगर स्वेल भी होगा तो क्या होगा, प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल के ऊपर वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, सेल वॉल उसके ऊपर उल्टा प्रेशर लगाएगी, तो वो ज्यादा नहीं स्वेल होगा और इससे क्या होगा, फटेगा। ठीक है, तो ये सेल वॉल के सब काम थे कि वो रिजिडिटी देता है और क्या करता है, जब वो सेल स्वेल होता है तो उसको फटने से बचाता है। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेल के दिमाग जैसा। ठीक है, अब देखो हमने जो पहले एक्टिविटीज वगैरह की है उनमें क्या होता है, जो सबसे, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल देखते हैं उसको जो सबसे डार्क पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ से मेन है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल लेयर मतलब दो लेयर्स होती है न्यूक्लियस, जैसे सेल होता है उसके पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसी जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके पास भी मेम्ब्रेन होती है, बाहर लेयर होती है, और वो कैसे होती है, दो लेयर्स होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स भी होते हैं जिससे क्या हो, आसानी से चीजें ट्रांसफर हो सके। ठीक है ना, अंदर से बाहर। और क्या क्या होता है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स और डीएनए जो होता है उनके पास हमारी सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्या क्रोमोसोम्स ऐसे दिखते हैं, ऐसे नूडल्स जैसे आपस में उलझे हुए। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमोसोम्स सुलझ जाते हैं। ठीक है, और फिर दो हिस्सों में बट के डिवाइड हो जाते हैं सेल। वो हम आगे भी बढ़ेंगे। तो क्या, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स जिससे जो भी ट्रेट्स है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाए, हमारे बच्चों में चली जाए, ऑर्गेनिज्म के बच्चों में चली जाए, उसके लिए क्या, क्रोमोसोम्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है। किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और
डीएनए किससे बने होते हैं? जीन से। तो जीन से बने होते हैं डीएनए, और डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये जो मैंने आपको बताया था, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है, जो डिवीजन के पहले इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल में। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, जब सेल 2 हिस्सों में बंटने वाला होता है, तब ये ऐसे सुलझ के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जैसे डिवाइड होने वाला होता है, क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में सुलझ जाता है। न्यूक्लियस का एक बहुत ही बड़ा रोल है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और किस किस में रोल है इसका? इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल कैसा दिखेगा, डीएनए क्रोमोसोम सब इसके पास होता है। तो दूसरी जनरेशन बनाने में भी, और डीएनए अभी जो सेल है जिसपे ये पार्ट है, उसको भी बनाने में, वो कैसे बड़ा होगा, वो क्या काम करेगा, ठीक है, उसमें कौन से केमिकल्स रिलीज होंगे, ये सब भी कौन देखता है? न्यूक्लियस देखता है। अब देखो, न्यूक्लियस के बेसिस पे हम सेल्स को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मतलब 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया। इनमें क्या होता है, जो सेल वॉल होती है ना, सॉरी, जो न्यूक्लियस की जो वॉल होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो ठीक से बनी नहीं होती। तो जो इनका न्यूक्लियस होता है, वो ठीक से होता ही नहीं है, तो बस कुछ होता है वहां पे, और उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। तो क्या होता है, देखो, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स आज में यूकैरियोटिक ही है, प्रोकैरियोटिक बहुत कम है। अब जैसे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे प्रोकैरियोटिक में कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज भी मिसिंग होते हैं। कौन से ऑर्गेनेलीज मिसिंग होते हैं? वही वाले ऑर्गेनेलीज जिनके पास वॉल होती है, क्योंकि वॉल्स नहीं होती इसमें, ठीक है। तो ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे अब इसका न्यूक्लियस पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसे इसके ऑर्गेनेलीज भी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ठीक से फॉर्म नहीं होते, उनकी कोई वॉल नहीं होती, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है इस चीज का, कि जैसे हमारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हम आगे पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और उससे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में प्लास्टिड्स भी नहीं होते, तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, तो वहाँ क्लोरोफिल कैसे स्टोर होता है? क्लोरोफिल वहाँ एक बैग्स जैसे, देखो यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन वाले बैग्स जैसे स्ट्रक्चर्स में स्टोर होता है, कुछ भी काम ठीक से नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। अब नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है जो हमारा सेल होता है, उसके यहाँ पे जो एरिया होता है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड मतलब जिनका अलग अलग काम होता है, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है उनका, हर ऑर्गेनेल का अपना खुद का काम होता है। सेल ऑर्गेनेल सबके पास मेम्ब्रेन्स होती है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था प्रोकैरियोटिक पे क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन भी एब्सेंट होता है, और जो मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी होती है, और मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि जो मेम्ब्रेन हम बार बार बोल रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? जो वायरस होते हैं उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो जी ही नहीं सकते, ठीक है। तो जब तक उनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं होते ठीक से, क्योंकि मेम्ब्रेन्स नहीं होती किसी के पास, तो जब तक उन्हें कोई और सेल नहीं मिलता, तब तक वो कुछ करते नहीं है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, तो उन्हें नॉन लिविंग माना जाता है जब तक वो उन्हें कोई मिलता नहीं, ठीक है। जैसे उन्हें कोई मिलता है, वो उसका, उसकी ऑर्गेनेल्स, उसकी मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं, सारा काम अपना उसकी सेल मशीनरी पे करते हैं, उसके पास जो भी चीज है। तो अब ये क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ठीक है। पहले तो साइज दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक का साइज काफी छोटा होता है,
यूकैरियोटिक का साइज थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? प्रोकैरियोटिक में इतनी चीजें ही नहीं होती, साइज का करोगे क्या, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियर रीजन यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। यहाँ पे क्या होता है? नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड एंड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ। यहाँ सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ मोर देन। अच्छा ये वाला पॉइंट है ना, ये ऊपर नहीं लिखा हुआ था पैराग्राफ्स में, तो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लेना कि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में बहुत सारे। ऐसे इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए